हेलो स्टूडेंट, विल कंटिन्यू मेटलर्जी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर हमने कहा कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास में और होगा और उस और से आपको क्या करना होगा, जो प्योर मेटल है उस प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होगा। आपके पास और होगा और से प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। प्योर मेटल चाहिए, लेकिन प्योर मेटल अपने आप मिलेगा नहीं। तो ये प्योर मेटल किस तरीके से आएगा, तो और जो था उस और के अंदर क्या था, मेटल कंपाउंड साथ में इम्प्योरिटी। सबसे पहले हमने क्या कर लिया था, इसको क्रश करके इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया था, मीन्स कंसंट्रेशन कर लिया था। अब आपके पास कंसंट्रेटेड और आ गया जिसमें मेटल का कंपाउंड है, बहुत ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटी। फिर हमने कहा थर्ड स्टेप के अंदर पहला जो स्टेप था मेटलर्जी का, दैट इज क्रशिंग ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप जो था वो था कंसंट्रेशन ऑफ और। थर्ड स्टेप जो था वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल चाहिए थी। तीसरा स्टेप हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो अब आपको ये जो मेटल कंपाउंड है इससे आपको क्रूड मेटल चाहिए, लेकिन ये क्रूड मेटल डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका मेटल कंपाउंड है इसे मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। मेटल के ऑक्साइड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो या तो आपको क्या कराना होगा, कैल्सिनेशन, या फिर क्या करानी पड़ेगी, रोस्टिंग करानी पड़ेगी। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आपने मेटल का ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है, इस मेटल के ऑक्साइड से आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। इतना लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज इससे आगे चलते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम, किससे करना है ये, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड से। मेटल का ऑक्साइड आपके पास होगा, उस मेटल के ऑक्साइड से आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। मेटल का ऑक्साइड हमने कहां से बनाया है, ये हमने कंसंट्रेटेड और से वाया कैल्सिनेशन और वाया रोस्टिंग आपने मेटल का ऑक्साइड बना दिया। अब सुनिए, अब आपको कराना क्या है, मेटल का ऑक्साइड आपके पास में है, इस मेटल के ऑक्साइड से आपको करना क्या है, इस मेटल के ऑक्साइड से आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। क्या करना पड़ेगा आपको यहां से ऑक्सीजन इसका हटाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन अपने आप तो हटेगा नहीं, ऑक्सीजन को यहां से हटाना है, इसका मतलब इसका रिडक्शन कराना है। तो यहां पर इस स्टेप के अंदर ये आपका तीसरा जो स्टेप था उसका सेकंड सब स्टेप है। इसके अंदर आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो आपको ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाने के लिए आपको इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा, और रिडक्शन कराने के लिए आपको यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट आकर के इस मेटल के ऑक्साइड का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, जिससे यहाँ क्रूड मेटल प्राप्त आपको हो जाएगी, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने मेटल का ऑक्साइड आपने बनाया, इस मेटल के ऑक्साइड में अभी भी कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अब इस मेटल ऑक्साइड में जो ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही आपको एक एडिशनल कंपाउंड और ऐड करना पड़ेगा। और वो जो एडिशनल कंपाउंड यहां से ऐड करते हैं, उस एडिशनल कंपाउंड को हम कहते हैं फ्लक्स। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास मेटल का ऑक्साइड जो कि कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है, जो कि आफ्टर कैल्सिनेशन, या फिर कहां से हुआ है, आफ्टर रोस्टिंग से हुआ है। इस मेटल के ऑक्साइड में थोड़ी सी अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगी, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। और इम्प्योरिटी भी कौन सी है, नॉन फ्यूजिबल है। अगर फ्यूजिबल होती तो वो कैल्सिनेशन रोस्टिंग के ड्यूरिंग ही क्या हो जाती, सेपरेट हो जाती। इम्प्योरिटी है। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां से मेटल ये चाहिए। इस मेटल को गेन करने के लिए आपको क्या करना है, अब इसके अंदर आपको दो चीजें मिलानी है। एक आपको यहां से मिलाना है रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करने वाला है? रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा यहाँ से, वो रिड्यूसिंग एजेंट आकर के मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और आपका यहाँ से क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाए, मेटल बन गई है। अब देखिएगा ये जो इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में एक चीज और डालेंगे, और वो जो डालेंगे उसे हम कहते हैं फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या काम करता है? ये जो फ्लक्स आपने डाला है, ये फ्लक्स इस इम्प्योरिटी जो कि नॉन फ्यूजिबल है इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये फ्यूजिबल स्लैग बना देता है, जो कि पिघली हुई मॉल्टेन स्टेट में होगा। मेटल जो आपकी बनी है, ये मेटल आपकी जनरली सॉलिड स्टेट में होती है या लिक्विड में होगी, ठीक है। जबकि ये कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड में। दोनों आसानी से क्या कर लिए जाते हैं? सेपरेट, और इस तरीके से क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता। तो आपको करना क्या है इस स्टेप के अंदर? जो मेटल ऑक्साइड आपका बना हुआ है कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद में, उस मेटल ऑक्साइड का आपको रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन करा करके आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन कराना है। क्रूड मेटल आपके पास बन जाए। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये जो फ्लक्स आपने मिलाया है, पहली बात ये फ्लक्स क्यों मिलाया है? फ्लक्स जो हम मिलाते हैं वो मेटल ऑक्साइड में जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है उसको फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लक्स मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो फ्लक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहले वो पूछेगा कि बताओ फ्लक्स आपने क्यों ऐड किया, पहली चीज क्यों मिलाया फ्लक्स हमने, तो हम सीधा सा आंसर देंगे कि मेटल ऑक्साइड में जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है उसको फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करने के लिए हमने फ्लक्स को ऐड किया है। दूसरी चीज, ये फ्लक्स क्या क्या हो सकता है? फ्लक्स के फॉर्म में आप ऐसा कौन सा केमिकल डालोगे? तो देखिए फ्लक्स क्या क्या हो सकता है। कहते हैं कि ये जो फ्लक्स आपको मिलाना है, ये फ्लक्स तो डिपेंड करता है इस इम्प्योरिटी के नेचर पर। इम्प्योरिटी जो है वो इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की भी हो सकती है और बेसिक नेचर की भी हो सकती है। इम्प्योरिटी के नेचर के बेसिस पर आपको फ्लक्स ऐड करना है। तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी दो तरीके का कंपाउंड हो सकता है, या दो तरीके का होगा। कौन कौन सा? एसिडिक फ्लक्स होगा, और या फिर कौन सा होगा? बेसिक फ्लक्स होगा। एसिडिक फ्लक्स भी हो सकता है और बेसिक फ्लक्स भी हो सकता है। अब कब कौन सा मिलाना है वो देखिएगा। जब आपके पास यहाँ मेटल ऑक्साइड में जो इम्प्योरिटी है, अगर ये इम्प्योरिटी एसिडिक होती है तो इसको साथ में फ्यूजिबल स्लैग बनाने के लिए हम बेसिक फ्लक्स ऐड करते हैं। और जब इम्प्योरिटी आपके पास बेसिक होती है तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं। एसिडिक फ्लक्स कब बनाना है, कब डालना है एसिडिक फ्लक्स? एसिडिक जो फ्लक्स होता है बेटा, इस फ्लक्स को हम बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए डालेंगे। बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए डालेंगे। अब अगली चीज, सर बेसिक इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है? बेसिक इम्प्योरिटी जो है वो हो सकती है जैसे लाइम की इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है। जैसे MnO की इम्प्योरिटी, FeO की इम्प्योरिटी। मेटल के जो ऑक्साइड है जनरली इनकी जो इम्प्योरिटी है ये बेसिक इम्प्योरिटी होती है। और इस बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ये इम्प्योरिटी है, इसे रिमूव करने के लिए हमें एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ेगा। एसिडिक फ्लक्स कौन सा होता है? एसिडिक फ्लक्स देखिएगा क्या आप डालोगे। एसिडिक फ्लक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जिसे हम कह सकते हैं। या फिर हम क्या डाल सकते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स जो कि आपने पढ़ा है, क्या होता है बोरेक्स? Na2B4O7.10H2O, दैट इज बोरेक्स। इनको हम एसिडिक फ्लक्स के रूप में ऐड करते हैं। अब दो बातें हो गई हैं, कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहली चीज, एसिडिक फ्लक्स मिलाना ही क्यों होता है? तो जो मेटल ऑक्साइड है उसमें कुछ इम्प्योरिटी है नॉन फ्यूजिबल, उनको फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मिलाते हैं फ्लक्स। किसके साथ में फ्लक्स ऐड करना है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ऐड करना है। अभी हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बस केवल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फ्लक्स भी दो तरीके का होगा, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, तो उसके जो अपोजिट नेचर वाला फ्लक्स वो ऐड करना है। अगर इम्प्योरिटी आपकी कैसी है, इम्प्योरिटी अगर बेसिक इम्प्योरिटी है तो उसे हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। ये इम्प्योरिटी बेसिक और ये एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? फ्यूजिबल स्लैग बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CaO, ये CO क्या है? CaO जो है ये है बेसिक इम्प्योरिटी, याद रखना है। ये अगर है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे? इसको रिमूव करने के लिए हम डालेंगे यहां से SiO2। ये क्या है? ये है एसिडिक फ्लक्स। दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे? दोनों रिएक्शन करके बना देंगे CaSiO3। ये होगा फ्यूजिबल स्लैग इस तरीके से। अब अगला, अगर आपके पास में जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी कौन सी हो? अगर आपके पास में इम्प्योरिटी जो है वो हो एसिडिक इम्प्योरिटी। एसिडिक इम्प्योरिटी जैसे आपके पास में SiO2 की इम्प्योरिटी हो, या फिर आपके पास में P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसकी इम्प्योरिटी हो, ये है एसिडिक इम्प्योरिटी। इनको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है? इनको रिमूव करने के लिए आपको बेसिक फ्लक्स डालना पड़ता है। बेसिक फ्लक्स के फॉर्म में क्या डालेंगे? जर्नली बेसिक फ्लक्स के फॉर्म में हम कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट इनको हम डाल देते हैं। होगा क्या? जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो ये डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा? CaO, और CaO जो है वो उन एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? उसके साथ रिएक्ट करके फ्यूजिबल स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों आपने फ्लक्स को ऐड किया है, कब फ्लक्स ऐड करना पड़ता है, कौन सा फ्लक्स ऐड करना पड़ता है, तो वो इम्प्योरिटी के नेचर पर डिपेंड करता है। अब हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था जो मेटल ऑक्साइड है उस मेटल ऑक्साइड से आपको क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। क्रूड मेटल बनाने के लिए आपको इसका क्या कराना पड़ेगा? रिडक्शन कराना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। लेकिन इस मेटल ऑक्साइड में थोड़ी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आपने क्या डाल दिया? फ्लक्स डाल दिया। तो जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का तो खेल इम्प्योरिटी के साथ हो गया है, फ्यूजिबल स्लैग में। अब मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल बनानी है तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना है? रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बताइएगा यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट जो मिला रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएं जो कि इसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बताइए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएं? कार्बन मिलाएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएं, या कोई दूसरा मेटल का ऑक्साइड मिला दें, AlO3 मिला दें, ठीक है ना, या फिर FeO मिलाएं? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएं? इसको कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में मिलाएं? और फिर मिलाने के बाद में इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। अब समझिएगा, जब आप क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड जो आपके पास में है, जो कैल्सिनाइड या रोस्टेड और आपके पास में है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालें, और रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके अगर आप हीट करके अगर आप रिडक्शन करा करके क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब सीधा सा हीटिंग या टेम्परेचर। तो जब आप क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए और हीट करके अगर आप उस मेटल ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन करके और क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करें तो बाय हीटिंग अगर आप ये काम करा रहे हो तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। इसे पायरोमेटलर्जी। अब इस पायरोमेटलर्जी में भी एक स्पेशल टर्म है, और वो जो टर्म है वो कौन सी है? वो होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किसे कहना है? तो स्मेल्टिंग सुनिएगा, आप हीट तो कर ही रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल ही रहे हैं। अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट भी स्पेशली कार्बन या कार्बन का कोई कंपाउंड अगर तुमने डाला है, कार्बन डाला हो, कार्बन मोनोऑक्साइड डाला हो, चारकोल अगर आपने ऐड किया हो, कार्बन या कार्बन का कंपाउंड अगर आप डाल रहे हो, देन दिस पायरोमेटलर्जी प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। इसको ही हम क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग कहेंगे। That's right?
तो पायरोमेटलर्जी का मतलब सीधा सा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड है, इम्प्योरिटी है, रिमूव करने के लिए फ्लक्स डालेंगे, रिडक्शन कराने के लिए रिलीविंग एजेंट डालेंगे और इसे हीट करेंगे। जब बाई हीटिंग ये काम करा रहे हैं, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज पायरोमेटलर्जी। और स्मेल्टिंग किसे कहना है, व्हेन कार्बन और कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन पायरोमेटलर्जी, देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्मेल्टिंग। तो इसे हम स्मेल्टिंग कहेंगे। लेकिन फिर हमारा वही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा काम करें, इसको कितना हीट करें, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करें, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले, इसे कितना हीट करें। तो इन सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है एलिंगम ने। तो अब हमें जो डिस्कस करना पड़ेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, कितना हमें उसे हीट करना है, तो उसके लिए हमें जो डिस्कस करना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा एलिंगम डायग्राम। अगला जो टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर होगा एलिंगम डायग्राम। देखिए अब हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एलिंगम डायग्राम। क्या होता है एलिंगम डायग्राम, देखिएगा ये मैंने एलिंगम डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए। एलिंगम डायग्राम के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी तो बहुत सारी डिटेल इसके बारे में, लेकिन वो कहीं कोई काम नहीं आएगी। जितना हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा उतना हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहली चीज, एलिंगम डायग्राम जो था वो एलिंगम ने ये जो कर्व बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, ये किस किस चीज के बिटवीन बनाया। देखिए एलिंगम ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट लिए, इन एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया, सॉरी एलिमेंट लिए, इन एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और इन बहुत सारे एलिमेंट का ऑक्साइड बनाया। जैसे कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, कार्बन के ऑक्साइड बनाए। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। जब ऑक्साइड बनेंगे ये रिएक्शन होगी, और ये जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, वो थर्मोडायनेमिकली किसको फॉलो करेगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को फॉलो करेगा। और गिब्स इक्वेशन क्या कहती थी कि जॉर्ज हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, और कहता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट का ये ऑक्साइड जब आप बना रहे हो, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो ऑक्साइड बना, इस ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो गिब्स एनर्जी है, और वो भी कौन सी वाली, स्टैंडर्ड वाली गिब्स एनर्जी जो है ना, वो गिब्स एनर्जी, और ये ऑक्साइड जब आप बना रहे थे तो आपने कितना टेम्परेचर अप्लाइड किया है, टेम्परेचर, दोनों के डाटा जिसमें इस एलिमेंट का ऑक्साइड बना रहे हो तो लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी कितनी थी, हाई टेम्परेचर पर कितनी, और टेम्परेचर पर कितनी, और टेम्परेचर पर कितनी। इस तरीके से टेम्परेचर किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड बनने के दौरान, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट, द गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर, दोनों का जो डाटा उसके पास आया, उस डाटा को रख करके उसने एक कर्व ड्रा किया। किस किस के बीच का कर्व बनाया उसने, गिब्स एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन उसने कर्व ड्रा किया। कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, कैल्शियम का ऑक्साइड बना। अब उसने पहले टेम्परेचर कम रखा, कम टेम्परेचर पर उसने गिब्स एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने देखा क्या वैल्यू है, और टेम्परेचर को बढ़ाया, और बढ़ाया, और बढ़ाया, टेम्परेचर की बहुत सारी वैल्यूज आ गई, गिब्स एनर्जी की वैल्यूज आ गई, दोनों की वैल्यूज को रखा और कर्व ड्रा कर दिया। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, एलिंगम डायग्राम किसके बीच का कर्व होता है। एलिंगम डायग्राम जो है वो बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड फॉर्मेशन के दौरान गिब्स एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर के बिटवीन कर्व होता है। इसी तरीके से उसने मैग्नीशियम लिया, उसका ऑक्साइड बनाया और गिब्स एनर्जी वर्सेस टाइम का कर्व बनाया। इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट के उसने ऑक्साइड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग टेम्परेचर वर्सेस गिब्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बिटवीन कर्व ड्रा किया, और ये जो कर्व बन गए हैं इन्हीं को क्या कहा गया है, एलिंगम डायग्राम कहा गया है। पहला क्वेश्चन,
कि एलिंगम डायग्राम जो था ये किस किस के बिटवीन बनाया गया, तो ये मेटल से, या मेटल ना कह करके मैं एलिमेंट कह दूं, एलिमेंट से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के दौरान स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन का कर्व होता है। अब आपको बनाना नहीं है, बस याद रखना है कहीं पर। दूसरी चीज सुनेंगे, दूसरी चीज, अब ये जो कर्व बना, इस कर्व की क्या क्या एप्लीकेशन है या इसके क्या क्या रिजल्ट है देखें। सबसे पहली चीज सुनिए, इस कर्व के अंदर जिस एलिमेंट का कर्व या जिसकी लाइन सबसे नीचे होती है, इसका मतलब क्या है? जैसे वहां कैल्शियम की जो गिब्स, कैल्शियम का जो एलिंगम डायग्राम के अंदर कर्व है वो सबसे लोअर है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम का थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि अगर आप कैल्शियम लो, मैग्नीशियम लो, दोनों की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करो, दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करो, तो बताइएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ बोथ, बताइएगा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किसके लिए कम होती है? तो आप देखिएगा किसके लिए कर्व नीचे आया हुआ है, कैल्शियम के लिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किसके लिए कम होती है? कैल्शियम के लिए कम होती है। कैल्शियम के लिए जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, जबकि किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए वैल्यू लेस नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका क्या मतलब हुआ? तो वापस से हम जाएंगे, क्या होती थी गिब्स एनर्जी? जॉर्ज हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। और आपको याद होना चाहिए यहाँ से डेल्टा जी, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। डेल्टा जी जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, प्रोसेस अपने आप हो, अपने आप रिएक्शन हो, उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव हो, इसका मतलब प्रोसेस उतना ही आसानी से होगा, वो रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। लेस नेगेटिव इसका मतलब वो उतनी इजीली नहीं होगी। अब आप देखिए दोनों के ऑक्साइड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग किसके लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम के लिए मोर नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करो तो बताइएगा किसका ऑक्साइड इजीली बनेगा? जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड इजीली बनेगा किसके कंपैरेटिव? मैग्नीशियम के कंपैरेटिव। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसका ऑक्साइड इजीली बनेगा? तो अब देखिएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड इजीली बनेगा किसके कंपैरेटिव? एल्यूमिनियम के कंपैरेटिव। दूसरी चीज निकल के आई कि जिसके डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव होगी, इसका मतलब है उसका ऑक्साइड इजीली बनेगा। अब सुनिए, ऑक्साइड इजीली बनेगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी से है। अगर आपको कहा जाए कि बताइए कैल्शियम का ऑक्साइड मोर स्टेबल है या मैग्नीशियम का ऑक्साइड मोर स्टेबल है, ऑब्वियसली कौन सा इजीली बना है? ये इजीली बना है, इसका मतलब ये ऑक्साइड मोर स्टेबल है जबकि ये कम स्टेबल है। ठीक है ना? कैल्शियम मैग्नीशियम में कैल्शियम का ऑक्साइड मोर स्टेबल है रेदर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर स्टेबल है देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि कारों में जिस एलिमेंट की लाइन नीचे होगी उसका ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा। लोअर लाइन ऑक्साइड मोर स्टेबल, जिसका जितना नीचे होगा या नीचे वाला जो ऑक्साइड है वो ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। अब नीचे वाले ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल है। आप देखिएगा तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास में मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और वहां में कैल्शियम डाल के हीट करूं, और अगर कैल्शियम का ऑक्साइड है वहां में मैग्नीशियम डाल के हीट करूं, तो बताइएगा दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कौन से नहीं होगी? तो देख लीजिएगा इन दोनों में से बताओ मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड में से किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल? मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल या कैल्शियम का? तो कैल्शियम का ऑक्साइड जो है देखिए उसका कर्व नीचे आ रहा है ना, तो कैल्शियम का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो कैल्शियम क्या बोलेगा? भाई ये जो ऑक्सीजन है ये तुम मुझे दे दे क्योंकि मेरा ऑक्साइड मोर स्टेबल है तेरे से। तो ये क्या करेगा? इसकी ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और इसे मैग्नीशियम बना देगा और खुद क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा। ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी
इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये गिब्स एनर्जी है फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन वाली ऑक्साइड के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो कैल्शियम के ऑक्साइड बनने के ड्यूरिंग इससे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये रिएक्शन तो फेसिबल होगी, ये रिएक्शन तो आसानी से हो जाएगी। तो लेकिन कैल्शियम का ऑक्साइड हो, अब मैग्नीशियम डाला, तो मैग्नीशियम इससे ऑक्सीजन ले पाएगा क्या? मैग्नीशियम बोलेगा भाई मुझे ऑक्साइड बनाना है, ला तेरी ऑक्सीजन दे दे, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन देगा? ये बोलेगा नहीं दूंगा। क्यों? क्यों कहेगा कि मेरा जो ऑक्साइड है ये मोर स्टेबल है। मेरा जो ऑक्साइड है वो कैसा है? मोर स्टेबल है। मेरा ऑक्साइड जब बना था ना तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। तेरा बनेगा तो तेरे वाले की वैल्यू कैसी है? कम नेगेटिव है, इसलिए तू मेरी ऑक्सीजन को नहीं ले सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अब अगर आपको कहा जाए कि बताइएगा इनमें से कौन किसका रिडक्शन कर देता है, तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो कैल्शियम ने कर दिया, मगर कैल्शियम का रिडक्शन कौन नहीं कर पाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं कर पाएगा। मीन सीधा सीधा सा क्या हो गया? सीधा सीधा सा हो गया कि जो नीचे वाला है, लोअर जो एलिमेंट है, नीचे वाला जिसका कर्व नीचे है, वो किसको रिड्यूस कर देगा? किसका रिडक्शन कर देगा? वो भाई साहब वो अपर वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा। नीचे वाला ऊपर वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा, बट ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को रिड्यूस नहीं करेगा। इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा जी निकालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। कहोगे सर हमें क्या पता कैसे पॉजिटिव आएगा? तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पॉजिटिव आएगा। तो अगला जो इसका कंक्लूजन है वो आ गया है कि नीचे वाले जो एलिमेंट है वो किसको रिड्यूस कर देगा? ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, बट ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो देखिए, अगला देखिएगा, यहां पर देखो ये जो कर्व है इसमें देखो ये मैग्नीशियम का कर्व है, ये एल्यूमिनियम का कर्व है। अब देखिएगा यहां पर इन दोनों ने क्रॉस किया। अब देखो ये जो क्रॉस पॉइंट है ना, इस क्रॉस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर देखिए किसकी लाइन लोअर है? मैग्नीशियम की। किसकी अपर है? एल्यूमिनियम की। बट इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर देखिए किसकी लाइन लोअर हो गई है? एल्यूमिनियम की। और किसकी हायर हो गई है? मैग्नीशियम। इसका क्या मतलब है? अब बहुत सीधे से समझ सकते हो। कहोगे सर ये जो क्रॉस जहां पर किया है इन कर्व में, उस क्रॉस के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर तो ये इसका रिडक्शन करेगा, हमें पता है सीधा नीचे वाले ऊपर वाले का रिडक्शन करेगा। तो इस क्रॉस पॉइंट जो आया है उसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा उससे लोअर टेम्परेचर पर तो ये इसका रिडक्शन कर देगा, बट इस क्रॉस पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर उल्टा हो जाएगा। अब इसकी लाइन नीचे चली गई है, उसकी लाइन ऊपर हो गई है, तो हायर टेम्परेचर पर ये इसका रिडक्शन कर देगा। तो देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर का विकल्प पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आ रहा है? कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो क्रॉस पॉइंट वाला आ रहा है। क्रॉस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर होगा उससे आगे जाने पर कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या होने लग जाएगा? फिर वो ऊपर वाला नीचे का, नीचे वाला ऊपर का रिडक्शन करने लग जाता है। That's right? अगली चीज सुनिएगा। अगली चीज ये है कि इस कर्व के अंदर देखिएगा कहीं कहीं पर ये बिल्कुल शार्प पॉइंट आए हैं। इन शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन शार्प पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, शार्प पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर उसकी स्टेट चेंज हो गई है। बस इतनी चीज याद रखने की स्टेट चेंज हो जाएगी। इससे पहले ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसके बाद ये कौन से स्टेट में चले जाते हैं? लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है तब। तो ये जो शार्प चेंजेज हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट हैं उनके फिजिकल स्टेट को शो करते हैं, या फिजिकल स्टेट में जो चेंज आ रहा है अचानक से उसको ये शो करते हैं। ये हो गया एलिंगम डायग्राम। इस एलिंगम डायग्राम की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता। अब आप देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि देखना है, अगर आपको ये कहा जाए कि बताओ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड? तब आप देखिएगा ये एक क्रॉस पॉइंट है,
जो कि लगभग 973 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लगभग होता है। इस क्रॉस पॉइंट से पहले देखिए, पहले जो लाइन है वो लाइन बताइएगा किसकी डाउनवर्ड है, सीओ की डाउनवर्ड है। तो बताइए उस समय तो कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस समय तो सीओ बेटर रिड्यूसिंग होगा। कब? लोअर टेम्परेचर पर। किससे लोअर पर? 973 से लोअर टेम्परेचर के ऊपर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कहीं कहीं ये 1073 भी होता है, तो जहां भी क्रॉस पॉइंट हो बस उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर पर तो सीओ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन इस क्रॉस पॉइंट से हाई टेम्परेचर पर देखिए फिर कौन, किसके जो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो लाइन वो नीचे चली गई है, कार्बन के फॉर्मेशन, कार्बन से ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की लाइन नीचे चली गई है। तो हायर टेम्परेचर पर, इस क्रॉस पॉइंट से हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका जो कार्बन है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और लो टेम्परेचर के ऊपर कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सीओ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसा जो क्वेश्चन है ये एक बार पूछा गया है, सी और सीओ में से आपको बताना है दिस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम बता देंगे लोअर टेम्परेचर पर ये, हाई टेम्परेचर पर। इस तरीके से जो एल्यूमिनियम डायग्राम है उस डायग्राम की हेल्प से हम डिसाइड कर लेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है, जो आपका वो वहीं पर जो रोस्टेड कैल्सिनाइड और आ गया था, उसमें मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल बनाना है, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको डालना है? वो मेटल ऑक्साइड के नेचर, टेम्परेचर आदि के ऊपर डिपेंड करेगा, और एल्यूमिनियम डायग्राम की हेल्प से हम वो रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सुटेबल टेम्परेचर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसकी सहायता से हम क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे, जिससे यहाँ पर किसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा? क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब क्रूड मेटल आ गई है, अब ये जो क्रूड मेटल आया है, इस क्रूड मेटल से हमें प्योर मेटल बना लेना है। इट मीन्स मेटल की क्या करनी है? रिफाइनिंग कर लेनी।